मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत परिषद अधिनियम 1909 या इसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले ने अपनी नियुक्ति के बाद भारतीय प्रशासन में सुधार करने का निश्चय किया और 1906 में सर अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1906 में दी और फरवरी 1909 में इन प्रस्तावों के आधार पर जो विधेयक तैयार हुआ उसे ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और इसी विधेयक ने पारित होने के बाद में भारत परिषद अधिनियम 1909 का रूप ले लिया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कानून भी कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण या इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली विशेषता जो इसकी है वो है केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनका विस्तार किया गया। इसमें कुछ प्रमुख बातें हुई। पहली बात ये थी कि गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या 16 थी, पहले उसको बढ़ाकर 60 कर दी गई। दूसरी जो बात इसमें महत्वपूर्ण हुई वो थी कि प्रांतीय विधान परिषदों में मद्रास, जो आज का चेन्नई है उस समय मद्रास कहलाता था, मद्रास, बंगाल और बम्बई के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 और संयुक्त प्रांत की संख्या 15 से बढ़ाकर 60 और पंजाब, असम और बर्मा जो आज का म्यांमार देश है वो पहले भारत का ही हिस्सा था, बर्मा की विधान परिषदों की अधिकतम संख्या 30 निश्चित कर दी गई। तीसरी जो बात केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार में आई वो थी 1912 में प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन होने पर और जो प्रांत थे उनकी विधान परिषदों की संख्या, सदस्य संख्या में भी कुछ परिवर्तन किए गए। दूसरी जो विशेषता थी इसकी वो थी विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। जो विधायी परिषद थी उनके अधिकार इसमें बढ़ाए गए। जो अधिकार बढ़ाए गए उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें आईं। सबसे पहला था सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, परंतु इसके साथ एक प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि जिसने मुख्य प्रश्न पूछा हो वही उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। दूसरी जो बात आई इसमें सामने वो थी कि परिषद के जो सदस्य हैं वो बजट पर बहस कर सकते हैं और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया। तीसरी जो बात विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि के रूप में आती है सामने वो है कानून ने इन अधिकारों को सीमित कर दिया था और इनका प्रयोग कुछ विशेष नियमों के तहत ही किया जा सकता था। तीसरी जो विशेषता है इसकी वो है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। हालांकि सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के जो 69 सदस्य थे उनमें से 37 सरकारी थे, 5 नामजद गैर सरकारी थे और 27 निर्वाचित थे। इनकी सदस्यता की अवधि 3 वर्ष रखी गई। तो इस तरह से जो ये सदस्य थे इनमें सरकारी बहुमत काफ़ी बढ़ गया। चौथी बात जो विशेषता के रूप में आती है 1909 के अधिनियम में वो है प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत का बढ़ना। गैर सरकारी बहुमत का अर्थ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। निर्वाचित बहुमत से नहीं था इसका अर्थ। सरकारी सदस्य और सरकार द्वारा जिन्हें मनोनीत किया जाता था, गैर सरकारी सदस्य दोनों मिलकर निर्वाचित सदस्यों से निश्चित रूप से अधिक हो जाते थे और प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय विधान परिषदों से अपनी इच्छानुसार कानून बनाने में कठिनाई होती थी, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य सरकार का पक्ष लेते थे क्योंकि उन्हें सरकार ने बनाया है और चुने हुए सदस्य जो विभिन्न हितों के लोग थे, जो विधान परिषदों में आए थे वो चुन कर के आए थे, तो प्रतिनिधि होने के कारण वो आपस में मिल नहीं पाते थे। तो इस तरह से जो गैर सरकारी सदस्य थे वो सरकार के पक्ष में हो जाते थे और सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य मिलकर के किसी भी विधेयक को पारित करा लेते थे। पांचवी जो विशेषता है वो है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति और कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ये जो बिंदु था, ये विशेषता जो थी ये इम्पॉर्टेंट थी और इसके माध्यम से गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी और प्रांतीय गवर्नरों की जो कार्यकारिणी परिषद थी उनमें भारतीयों को नियुक्त किया गया।
सबसे पहले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए वो लॉर्ड सिन्हा थे। इन्हें प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। छठी जो विशेषता है या हम उसे एक बहुत बड़ी हम कहें कि भारतीय इतिहास में एक विभिन्न धर्मों के बीच में दो खाई बनाने का कार्य जिसने किया वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। वो 1909 के इस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया और इसके अलावा मुसलमानों को जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस स्थिति ने आगे जाकर के भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। सातवीं विशेषता है सीमित और भेदभाव पर आधारित मताधिकार। एक सामान्य या वयस्क मताधिकार उस समय नहीं दिया गया था। जो मताधिकार दिया गया था वो बहुत सीमित था, भेदभाव पर आधारित था। केवल मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम जो मताधिकारी थे उनमें भी योग्यताएं बहुत अलग अलग रखी गई थी। आठवीं जो विशेषता है इसकी वो है उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक रूप से कठोर और भेदभावपूर्ण योग्यताएं रखी गई थी। जहां मताधिकार में भेदभाव था वहीं उम्मीदवारों के लिए भी भेदभाव था। जैसे प्रांतीय परिषदों के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं रख दी गई, यानी एक निश्चित संपत्ति होने पर ही कोई व्यक्ति प्रांतीय परिषदों के लिए खड़ा हो सकता है और इससे किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने से रोका जा सकता था। ये भी शासन के पास में अधिकार था। और नवी विशेषता है इसमें भारत के कुछ भागों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया था। यानी भारत के कुछ हिस्से थे जिनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसमें प्रमुख हिस्से हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कुर्ग, मेरवाड़ा, अजमेर आदि। ये ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश भारत के सीधे गवर्नर जनरल के अधीन थे। इनका एक भी गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में सम्मिलित नहीं किया गया और न ही ये जो प्रदेश थे जिसमें कुर्ग आया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, अजमेर, मेरवाड़ा आदि आते हैं, इन प्रदेशों को चुनाव क्षेत्र भी नहीं बनाया गया। तो इस तरह से ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसमें जहां एक और सरकारी सदस्यों को बढ़ाया गया, गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाया गया, चुनाव प्रणाली भी काम में ली गई, लेकिन वहीं पर कुछ भेदभावपूर्ण पद्धतियों को भी इसमें काम में लिया गया। तो इस आधार पर इस कानून की आलोचनाओं को हम देखेंगे। जो इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये सोचा गया था कि शायद 1909 के इस अधिनियम के माध्यम से उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे काफ़ी निराशा भारतीयों में हुई। डॉक्टर जकारिया ने इसे अर्धशून्य कहा तो मिस्टर मजूमदार ने लिखा ये केवल चंद्रमा की चमक की तरह थे। कानून का उद्देश्य कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण और प्रशासनिक कार्यों के साथ संयुक्त कर एक प्रकार के संवैधानिक एकतंत्र की स्थापना करना मात्र था। तो कुल मिलाकर के इसने उत्तरदायी शासन की उस तरह से स्थापना नहीं की जिस तरह से चाहा गया था। 13 मई 1909 में लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि हमारे, यानी बहुत निराशाजनक उनका कथन था, हमारे जीवन काल में और आगामी कई पीढ़ियों तक भारत वर्ष के लिए स्वराज्य प्राप्ति संभव नहीं है। आपको मालूम है कि इतनी निराशाजनक बात या इतनी भारतीयों के प्रति नकारात्मक उद्घोषणा के बाद भी भारतीयों ने 1947 में अपने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया था। दूसरी जो बहुत बड़ी कमी इसमें थी वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का एक तरह से शुभारंभ, या हम कहें कि भारतीय राजनीति में एक भेदभावपूर्ण स्थिति को शुरू किया गया। इस योजना ने पूरे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में एक, जिसे कहा जाता है विष बेल, एक तरह से बो दी। विभिन्न संप्रदायों के मध्य या उनके प्रतिनिधित्व के मध्य भेदभाव उत्पन्न कर दिया, जिनके हितों में मेल करना बाद में बिल्कुल असंभव सा हो गया था। अगली बात जो इसमें आती है वो है अत्यधिक सीमित मताधिकार और परोक्ष चुनाव, परोक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव। जो मताधिकार था वो वयस्क मताधिकार नहीं था, बहुत थोड़े से लोगों को मताधिकार दिया गया था। उसकी अपनी योग्यताएं उन्होंने रखी थी और कुछ स्थितियों में एक निर्वाचन क्षेत्र में जो
मतदाता थे उनकी संख्या 9 या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी, जिसमें संपत्ति भी आती थी, जिसमें शिक्षा भी आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम सोच सकते हैं कि कितना सीमित रहा होगा, जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 9 या 10 ही मताधिकारी हों। निर्वाचित एक तरह से जो निर्वाचित सदस्य थे उनको जनप्रतिनिधि इस स्थिति में नहीं कहा जा सकता था, और राजनीतिक भ्रष्टाचार की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ साथ चुनाव की जो प्रणाली थी वो अप्रत्यक्ष भी थी और दोहरी अप्रत्यक्ष भी थी। साधारण तौर पर जनता संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव करती थी, स्थानीय संस्थाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे, और ये निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो इस तरह से दोहरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जिससे जो सदस्य चुनकर के जा रहे थे वो जनता के प्रति सीधा कोई उत्तरदायित्व महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से बहुत सीमित मताधिकार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो इसमें लागू की गई, उससे जो केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधि थे वो पूर्ण देश का, पूरे भारत का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते थे। अगली जो इसकी आलोचना हम करते हैं वो है इसके मताधिकार को देने में बहुत ज़्यादा भेदभाव रखा गया था। ये जो भेदभाव था इसमें मुसलमान, मध्यम वर्गीय जमींदार, व्यापारी और स्नातक यानी जिन्होंने बीए किया हुआ हो, उनको मताधिकार दिया गया था। मुसलमानों के लिए थी ये व्यवस्था, और इसी श्रेणी में गैर मुसलमानों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो इस तरह से मताधिकार जो था वो बहुत कम लोगों को इन्होंने दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था 30 वर्ष पहले के हिंदू, पारसी, ईसाई स्नातक गुरुदास बनर्जी, डॉक्टर भंडारकर, सर सुब्रमण्यम अय्यर, डॉक्टर रास बिहारी घोष जैसे व्यक्तियों को मताधिकार नहीं दिया गया था, जबकि 5 वर्ष पहले के प्रत्येक मुस्लिम स्नातक को मताधिकार प्राप्त था। तो इस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ एक तरह से इसमें अन्याय किया गया था। लेकिन मुस्लिम बहुमत प्रांतों में भी इसी प्रकार का भेदभाव हो रहा था। पांचवी जो आलोचना है, यानी एक ये ऐसा भेदभाव था जिसने हमारी भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अगला है केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी बहुमत। अधिनियम का एक बहुत बड़ा दोष था कि केंद्रीय परिषद में सशक्त सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई थी, जिससे गैर सरकारी सदस्यों को कोई महत्व नहीं मिल रहा था, और जो सरकारी सदस्य थे वो मनमाने तरीके से किसी भी विधेयक को पारित करा सकते थे। जैसा कि पुनिया ने लिखा, गैर सरकारी सदस्य अपनी बात की पुष्टि में चाहे कितने ही अच्छे तर्क क्यों न दे, लेकिन जब विधेयक पर मतदान का समय होता था तो सरकारी पक्ष सामने आकर विधेयक अपने पक्ष में करवा लेते थे। अगली जो आलोचना है वो है प्रांतीय परिषदों का गैर सरकारी बहुमत। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत है, ऐसा एक भ्रम लगने लगा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। गैर सरकारी सदस्य दो तरह के थे, एक थे नामजद गैर सरकारी सदस्य और दूसरे थे निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। ये जो नामजद गैर सरकारी सदस्य थे, यानी जिन्हें सरकार ने मनोनीत किया था, वो पूरी तरह से सरकार के आधार पर या सरकार के इशारों पर काम करते थे, इसलिए निर्वाचित सदस्य कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो सदस्य इतने हितों के प्रतिनिधि होते थे वो सरकार के विरुद्ध कोई भी विधेयक पास नहीं करवा पा रहे थे। गैर सरकारी बहुमत का इसलिए भी महत्व नहीं था क्योंकि गवर्नर को इन सब मामलों में निषेधाधिकार की शक्ति यानी वीटो की शक्ति प्राप्त थी। अगर गैर सरकारी बहुमत कोई विधेयक पर अपना मत देना चाहता है तो गवर्नर इन मामलों पर अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। सातवीं जो आलोचना हम इसकी कर सकते हैं वो है विधायी परिषदों की जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा सीमित थी। विधान परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के 1 रुपये पर भी उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। और जब वो प्रश्न पूछते थे, जैसा कि कहा गया कि प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित थी। प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। और सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार था, लेकिन इन प्रस्तावों को मानना या न मानना भी सरकार की इच्छा पर निर्भर था। इस तरह से जो विधायी परिषद की शक्तियाँ थी वो सीमित हो गई, और इन उपनियमों द्वारा ऐसे नियम बनाए गए, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए जिनके माध्यम से सदस्यों के अधिकार और सीमित हो गए। और इन उपनियमों ने जो राष्ट्रीय नेता थे उनके
उनको चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया था। तो इससे इस तरह से जो मूलतः जो शक्तियाँ थी, जिसे हम कहेंगे, वो विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के पास में थी, गवर्नर के पास में थी, और इस तरह से वास्तविक तौर पर शक्तियाँ नहीं दी गई थी। अगली जो आलोचना है वो है निहित स्वार्थों को इसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। ये निहित स्वार्थ जो थे ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, क्योंकि सरकार का जो उद्देश्य था वो भारत को स्वराज देना नहीं था, बल्कि एक तरह से जमींदारों और वाणिज्य मंडल को विशेष प्रतिनिधित्व देकर के अपने निहित स्वार्थ को पूरा करना था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था। और अगली आलोचना है इसकी कि भविष्य के लिए इसमें कोई निश्चित लक्ष्य नहीं दिया गया था, बल्कि जैसा अभी हमने लॉर्ड मॉर्ले का कथन देखा था कि भविष्य में कोई ऐसी योजना नहीं है कि भारतीयों को लंबे समय तक भी कोई स्वराज्य प्राप्त हो सके। 1909 के इस अधिनियम ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि भारत कब स्वराज की प्राप्ति करेगा या कब स्वतंत्र हो जाएगा। तो इतनी सारी आलोचनाएं और इसकी विशेषताएं देखने के बाद हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में तात्कालिक समय में इसका क्या महत्व था। हम ये नहीं कह सकते कि इसका महत्व नहीं था, हालांकि इसमें बहुत सारी खामी थी, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसे हम कहेंगे कि एक तरह से भारतीय राजनीति के लिए एक प्रारंभ की शुरुआत थी कि स्वतंत्रता शायद मिल सकती है अगर इन आधारों पर प्रयास किया जाए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो इस एक्ट का जो महत्व है उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को लिया गया, जैसा हमने देखा कि लॉर्ड सिन्हा को इसमें लिया गया भारतीय विधि के एक सदस्य के तौर पर। दूसरा है, मंत्रिपरिषद में 2 भारतीयों को लिया गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी तात्कालिक समय के हिसाब से अगर देखें। तीसरी बात है, गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार किया गया और उसमें कुछ निर्वाचित सदस्य लिए गए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि प्रांतीय परिषद का भी विस्तार किया गया और इसमें भी निर्वाचित सदस्यों को स्थान मिला, चाहे वो कम ही थे लेकिन निर्वाचित होने का मौका मिला। पांचवी बात है, निर्वाचित सदस्यों की जो शक्तियाँ थी उनमें कुछ मामूली सी वृद्धि की गई थी। छठी बात है, चाहे हम ये कहें कि चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहे थे लेकिन कम से कम चुनावों को स्वीकृति मिली, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अगला जो महत्व है या 7वां जो बिंदु इसमें आता है वो ये है कि हालांकि ये बात विधान परिषद में कही गई थी कि जो मुख्य प्रश्न पूछेगा उसी को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को मिला। 8वीं जो बात थी जो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है इसमें, वो है बजट के कुछ भागों पर मत देने का अधिकार मिला। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगली बात जो है वो है सभी प्रशासनिक विषयों पर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार मिला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि जो इस अधिनियम को बनाया था मॉर्ले और मिंटो जो थे, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो, उन्होंने ये कहा था कि उनका उद्देश्य भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना करना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात से इस सारे जो अधिनियम है इसका अध्ययन करने के बाद में कम से कम ये माना जा सकता है कि संसदीय दायित्व की शुरुआत यहाँ से होती है। भारतीयों को एक प्रशिक्षण के तौर पर ये अधिनियम था, जैसा कि मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि ये सुधार उत्तरदायी शासन की दिशा में निश्चित रूप से एक कदम थे। तो इस तरह से ये अधिनियम जो था ये संसदीय और उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि इसने भारतीय राजनीति में बहुत सी ऐसी चीज़ों को जोड़ दिया जो बाद में जाकर के बहुत घातक सिद्ध हुई।